नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आप सभी देखते होंगे कि रेलवे ग्रुप डी की मैथ की क्लास प्रतिदिन चल रही है। वो सभी प्रीवियस ईयर क्लास चल रही है, मतलब जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही प्रश्न आपके सामने प्रतिदिन आते हैं। शिफ्ट बाय शिफ्ट प्रश्न आपको बताए गए हैं। आप लोग हमसे जुड़े और जो भी चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के बाद वीडियो को लाइक भी किया करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी के आंतरिक समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। यदि कोण ए बराबर 70 डिग्री तो कोण बी ओ सी का मान बताएं। क्या रहा है क्वेश्चन में। अभी आपको डायरेक्ट बताएंगे कि इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी वो कह रहा है बी कोण बी का समद्विभाजक, मतलब अगर ये टोटल बी था पूरा तो इसका आधा b/2, इसका आधा इधर जाकर के यहां पर मिलता है c/2, ठीक। और ये कोण ए है तो ये दे रखा है ओ पर काटते हैं, ठीक है। कोण बी का समद्विभाजक कोण सी का समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं तो कोण BOC का मान बताएं। कोण BOC का मान बताएं। यहां पे कोण ए बराबर दे रखा है 70, ये दे रखा है, ठीक। तो जब भी आपको ये कोण दे रखा हो ए और BOC का मान पूछा है तो BOC बराबर 90 प्लस जो एंगल दे रखा है ए उसका आधा कर दीजिए, एंगल ए बाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90 प्लस 70 का आधा कितना हो जाएगा 35, बराबर कितना आ गया 120 डिग्री। और यही हमारा आंसर है 120 डिग्री, यही हमारा आंसर, ठीक। ध्यान दीजिए कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, यह तो आपको दे देगा बीओसी का मान दे देगा, एंगल ए निकालना होगा तो आप निकाल सकते हैं, या एंगल ए दे रखा है बीओसी का मान पूछा है तो ये भी निकाल सकते हैं। ये आया कैसा है, कोण समद्विभाजक प्रमेय है, थ्योरम है, उससे आया है, तो उसको थ्योरम बताने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर निकालना जरूरी है, ठीक। अब अगर इसी प्रश्न में, ये तो आंसर हो गया, अगर इसी प्रश्न में कह दिया जाए इसको बढ़ा दिया जाता है और इसको भी बढ़ा दिया जाता है और उस कोण के बाह्य समद्विभाजक, ये आंतरिक समद्विभाजक था, बी का जो बाहरी समद्विभाजक ये हो गया और इसी का बाहरी समद्विभाजक ओ पर मिलता है, तो बीओसी का मान क्या हो जाएगा, एंगल बीओसी का मान क्या होगा। तब क्या होगा, यहां पर आंतरिक समद्विभाजक प्लस है, बाह्य समद्विभाजक है तो 90 माइनस एंगल a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीजें आपको नोट करनी है, बाह्य समद्विभाजक और आंतरिक समद्विभाजक। आपके 4 प्रश्न इस तरह से बन सकते हैं, तो 4 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, आप लोग इसको नोट करें और आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन वही है बाह्य समद्विभाजक का, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट इसमें क्या लगाना है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी के बाहर द्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, ठीक है। तो बताना है एंगल बीओसी, तो बीओसी बराबर 90 माइनस एंगल a/2, ठीक, बराबर 90 माइनस एंगल ए कितना देखा 100 माइनस 100/2, 50 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। 2 क्वेश्चन खत्म, 40 डिग्री 2 क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब इसमें इन प्रश्नों में आपको समस्या नहीं आएगी, हो सकता है आपको एंगल ए पूछ ले तो बीओसी का मान दे रखा होगा और एंगल ए निकल आएगा, तो 4 प्रश्न इस तरह से समाप्त होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, यह भी बढ़िया प्रश्न है, क्या है ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को बाईं तरफ, देखिए त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, कह रहा है बीसी को बाईं तरफ बढ़ाया गया, बीसी को बाईं तरफ बढ़ाया गया और डी तक बढ़ाया गया और उसी को दाईं तरफ बढ़ाया गया, कहां तक, ई तक बढ़ाया गया, कह रहा ई तक बढ़ाया गया कि ए बी डी ये वाला एंगल दे रखा है 110 डिग्री, ठीक है। ए सी ई ये वाला एंगल दे रखा है कितना 120, ठीक। तो BAC बताएं, BAC बताएं, ये वाला एंगल बताएं, कौन सा, ये वाला एंगल बताना है हमको। तो आप क्या करेंगे,
या तो आपको पता है होनी चाहिए कि ये पूरी लाइन 180 की है, तो अगर 180 में से ये पूरा कोण 180 का है तो 110 निकल जाएगा, कितना बचेगा 70 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा कोण 180 का था, ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो 180 होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो 70 और 80 सॉरी 60 और 70 130 निकल गए, बचे कितने 50 डिग्री आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। कोई दिक्कत? या आप ऐसा कर सकते थे, ये लाइन हम ऐसे खींच लेते हैं, अगर ये 110 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 70 का हो जाएगा, ठीक। अगर ये 120 है तो ये कोण हो जाएगा कितना 60 का हो जाएगा। अब पूरा 180 का है, 60 50 70 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अब आप इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, आप इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन हम क्या बताएंगे, जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से सॉल्व करना है, समय कम लगेगा आपका, ठीक है। देखिए, करा समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0, एक मूल x बराबर 3 दे रखा है, तो दूसरा मूल बताएं, दूसरा मूल बताएं, ठीक। इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप अगर क्या करेंगे, पहले x का मान रखेंगे यहां पर, अगर x का मान रखे फिर k का मान निकालेंगे, फिर k का मान रखेंगे तब आंसर निकालेंगे। मैं अच्छा है तो बता सकता हूं, चलिए बता देता हूं। अगर x बराबर 3 रखेंगे तो यह आ जाएगा 9 माइनस 4 से 12 प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये बचा कितना 3 बराबर माइनस के 3 बराबर माइनस का k, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, k बराबर आ जाएगा 3। जब k बराबर 3 आ गया तो अब समीकरण में रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पे 3 और जोड़ने पर क्या है 4 आए, तो 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया x माइनस 3 हो गया, फिर माइनस 1 कॉमन लिया x माइनस 3 कॉमन हो गया, तो यहां से एक बार आ जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 3, फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर आ जाएगा 1, ठीक। तो एक मान 3 है तो दूसरा मान क्या हो जाएगा 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान देने की बात है कि अगर हमारे पास क्या इतना समय मिलेगा क्या पेपर के टाइम में, हमने कहा पेपर के टाइम में इतना समय मिलेगा क्या, इतना समय नहीं मिलेगा। हमें क्या करना है, आप जानते हैं कि समीकरण क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, ठीक है, यह समीकरण होता है। एक्स स्क्वायर यहां पर देखिए एक नहीं है ना, एक है ना, तो ठीक है, यहां पर भी एक ही है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है यहां पर 4, ठीक है, यहां पर दे रखा है 4, तो मान लीजिए इसमें से अल्फा प्लस बीटा 4 दे रखा है और एक मूल 3 दे रखा है, तो कोई एक मूल अगर 3 है प्लस तो बीटा बराबर 4, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? जब भी ऐसा प्रश्न आए, सिंपल सा अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, तो 4 में से यही है, ये पूरा 4 दे रखा है, एक 3 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उनका गुणनखंड पूछा होता तो 3 1 कम 3 आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उस समचतुर्भुज का परिमाप बताएं। समचतुर्भुज का परिमाप बताना है। ये एक समचतुर्भुज है, ये एक समचतुर्भुज है, ठीक, ए बी सी डी। अब इसमें ध्यान देने की बात है, जो समचतुर्भुज होता है सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के 90 अंश पे काटते हैं, जो विकर्ण होते हैं जहां पर काटते हैं वो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, विकर्ण को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। कैसे? ये एक अगर विकर्ण सी एसी है और ये एक विकर्ण बीडी है, ठीक है, तो पहली बात तो ये तो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, उसके बाद में जितना यहां से यहां होगा, मान लीजिए ओ है, जितना ओ बी बराबर ओडी होगा और एओ बराबर ओसी होगा, तो दो विकर्ण दे रखे, एक 24 सेंटीमीटर एक 10 सेंटीमीटर, तो इनमें से कोई एक विकर्ण बड़ा है एक विकर्ण छोटा है, तो अगर ये वाला 24 है
तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये वाला विकर्ण 10 है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कर्ण के 90 के सामने भुजा क्या होती है कर्ण होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे ए बी बताना है। ए बी स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 169 बराबर आ जाएगा ए बी बराबर आ जाएगा 13। 169 किसका होता है 13 का होता है। तो हमें पता चल गया कि ये भुजा 13 है। परिमाप बताना है, ये भुजा 13, ये भुजा 13, ये भुजा 13 चौको 52। परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो सभी भुजाएं अगर एक भुजा 13 है तो सभी भुजाएं 13 13 हो जाएंगी। आंसर क्या हो जाएगा 13 चौको 52 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 मीटर एक चट्टान। ध्यान दीजिएगा बढ़िया प्रश्न है। हम आपसे बार बार कहते हैं कि अगर आप 10 से कॉट से इस तरह से प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करेंगे ना तो आप कहीं ना कहीं कठिन हो जाएगा। हम आपको जिस तरीके से बताएंगे आप अगर उस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा हाइट एंड डिस्टेंस में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। क्या, अगर ये समकोण त्रिभुज है, ठीक, अगर ये कोण 60 है, ये कोण 30 है, सॉरी ये कोण 30 है, तो 30 के सामने भुजा 1 होती है, 60 के सामने भुजा √3 होती है और 90 के सामने भुजा 2 होती है। अगर यहीं पर ये 45 है, ये 45 है तो ये 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये √2 हो जाएगी, खत्म। अगर ये दो चीजें याद है तो हाइट एंड डिस्टेंस का कितना भी कठिन प्रश्न हो इससे सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक 90 मीटर चट्टान है, कह रहा ये 90 मीटर चट्टान है, 90 मीटर की चट्टान है। एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर, एक यहां पर मीनार बनी हुई है, इस चट्टान के शिखर से मीनार का शिखर देखते हैं तो कितने इसका 30 डिग्री का कोण अवनमन कोण बना रहा है। इसका मतलब ये अवनमन कोण अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 डिग्री उन्नयन हो जाएगा। और यह शिखर से मीनार के तल का अवनमन कोण कितना है 60 है, तो ये पूरा कोण अगर 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई h बतानी है। एक लाइन में मीनार की ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कैसे, हमने कहा 60 के सामने इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, कौन से ये वाले त्रिभुज में 60 के सामने भुजा हमने लिखी √3, यहां पर है कितनी 90 है, एक बराबर 90 बटे √3। अब ये देखिए अपने मन से कैलकुलेशन खुद से होना चाहिए, बार बार कैलकुलेशन करेंगे तो आसान हो जाएगा। √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, कट जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 30√3। कोई दिक्कत, एक बराबर 30√3। अब आप ये बताइए अगर ये 60 था, ये 30 था, ये 30 था, अगर ये 60 ये 30 तो ये भी कितना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 30 के सामने भुजा कितनी होती है 1, तो एक बराबर देखा 30√3। जब ये 30√3 है, ये 30√3 है तो ये भी भुजा 30√3 होगी, 30√3। कोई दिक्कत। अब इस त्रिभुज की बात करेंगे, देखिए नागिन चल रही है, इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की बात करेंगे तो ये 30 है तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये 60 है और 60 के सामने भुजा होती है √3, तो फिर से देखिए √3 इज इक्वल टू 30√3, कट जाएगा, एक बराबर क्या जाएगा 30। यहां से एक बराबर 30 आ गया तो 30 के सामने भुजा क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की कितनी आ जाएगी 30, यहां से यहां तक की कितनी भुजा आएगी 30। ये पूरी 90 थी, पूरी 90 थी, 90 से 30 घट गया, कितना बचा, ये वाली भुजा कितनी बची 60 बची। यही हमारा आंसर आ जाएगा 60, खत्म। बताइए एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस हो तब। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उसमें से 20% अवैध पाए गए। चुनाव में 2 ही प्रत्याशी खड़े थे तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ तथा वह 28,800 मतों से चुनाव जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े ये बताना है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, मान लीजिए कुल मतों की संख्या, कुल मत हम मान लेते हैं 100 का 20% अवैध हो गए तो बचे कितने -20% जो है अवैध हो गए, 20% अवैध हो गए तो बचे कितने 80। 100 में से 20% निकल गया तो 80 मत बचे। अब इस 80 में से जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए होंगे
40% प्राप्त हुए होंगे कि नहीं होंगे। इसको पूरा 100 मान लेते हैं। भाई जीतने वाले को अगर 60% मिले तो हारने वाले को 100% मिले होंगे। तो ये जीत कितने प्रतिशत से गया? 20% से गया। कितने प्रतिशत से जीत गया? 20% से जीत गया। अब एक काम कर सकते थे, अब 80 का 20% कितना हो जाएगा? 16। 80 का 20% 16, इसका मतलब 16 मतों से जीता। प्रश्न में कितने मतों से जीता? 28,800 मतों से जीता। एक बराबर 16, एक 16 कम 16 और 12 बचा, 16 8 128, 1800। एक बराबर जब 1800 तो माना क्या था हमने? 100। तो 1800 गुणे 100 बराबर टोटल मतों की संख्या क्या रही होगी? 1,80,000। आंसर आ जाएगा खत्म, बी नंबर। ठीक। आप लोग क्या करते? 80 का 60% निकालते, 8 छंग 48। 80 का 40% निकालते, 8 चौक 32 घटाते तो भी 16 ही आता। इसलिए हम परसेंट घटाएंगे, थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 4 विभिन्न घंटियां, 4 विभिन्न घंटियां क्रमशः 5, 6, 8, 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे शाम 4 बजे एक साथ बजती हैं तो फिर दोबारा कितने बजे बजेगी? कहने का मतलब यह है कि 5 घंटियां लगी हुई हैं, एक अभी जैसे अभी से अभी बजी, फिर उसके 5 मिनट बाद बजेगी। लेकिन जो दूसरी घंटी है वो 10 मिनट बाद बजेगी, 6 मिनट बाद बजेगी। जो तीसरी घंटी है वो 8 मिनट बाद बजेगी, और जो चौथी घंटी है 10 मिनट बाद बजेगी। तो बताना है कि अब दोबारा से जब ऐसा सर्कल चलता रहेगा, चलते चलते ये बताना है कि अब कब दोबारा एक साथ बजेंगी। तो इसका आंसर होता है सिंपल सा, इन सभी का ले लेते एलसीएम। 5, 6, 8, 10। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एलसीएम निकालने की सबसे पहले बड़ी संख्या ले ले 10। अब देखते हैं जो 8 में से 4 दूनी 8, 2 तो काट रहा है 10 को, लेकिन 4 नहीं काट रहा, तो हम क्या करते हैं? 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 6 में से 3 गुणे 2, तो 3, 2 तो काट रहा है इसको, 3 नहीं काट रहा, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 देखिए 10 को कभी 10 को काट रहा है, ठीक है। 4 4 3 12, इसका मतलब 120। 120 एलसीएम आ गया। क्या किया गया? एलसीएम। 120 मिनट बाद ये चल बजेंगे एक दूसरे के साथ में। 120 मिनट बाद, इसका मतलब ये हो गया कि 120 मिनट के बाद फिर एक साथ बजेंगी। 120 मिनट मतलब 2 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद ये एक साथ फिर से बजेंगी। इसका मतलब शाम 4 बजे बज रही थी, तो अब 6 बजे, शाम को 6 बजे, 6 पीएम पर, देखिए 6 एएम भी ऑप्शन में है, इसका मतलब 6 पीएम पर फिर से दोबारा ये घंटियां बजेंगी। अगला प्रश्न 9 नंबर, देखिए बढ़िया प्रश्न है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एलसीएम 180 है। अगर हम इस संख्या, ये संख्या मान लीजिए, ये संख्या 4x और 5x है, ठीक। तो एलसीएम क्या होता है? पहले तो दोनों का, इसमें जो दोनों कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। जो नहीं कट रहा है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को 20, 20x एलसीएम हो गया। यहां से वहां पे एलसीएम हमें दे कितना रखा है? 180। x बराबर आ जाएगा 9 के। जब x बराबर 9 आ गया तो पूछा क्या? सबसे छोटी संख्या, तो 9 चौको 36 हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे होता है जैसे 15 और 20 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। 15 और 20, तो 15 का 3 गुणे 5, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 5, ये हमारे पास इसके हो गए। अब देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन एक 5 हो गया, 5 गुणे, जो कॉमन नहीं है बाकी सब लिख देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। इस प्रकार से हम यहां पर निकाले थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के समीकरण के मूल बताएं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इससे अच्छा जब हमें माइनस प्लस दे रखा है तो इस 12 कैसे फैक्टर करते हैं, तो दोनों फैक्टर का गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो 4 3 12 और 4 3 7, इसका मतलब हमारे मूल होंगे 4 और 3 होंगे। ये माइनस प्लस का है तो दोनों मूल आएंगे प्लस के, खत्म। 4 और 3 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ा रखा है। अगर आप चाहें तो ऐसे एक लाइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। बस अंतर ये है कि आपको जाकर के पढ़ना पड़ेगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। दो संख्याओं का योग 137 है, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याएं, एक x दूसरी y। वैलेंटाइन डे का सीजन चल रहा है और एक्स वाई की बात आ रही है तो आपको याद आ रही होगी, ठीक है। x 137 और अंतर दे रखा है 43।
अगर आपको x निकालना हो तो इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। x निकालना हो तो दोनों को जोड़ दीजिए, 7 3 10, 4 3 7 1 8 और कितना हो जाएगा, सॉरी 180 बटे 2 कर दीजिए, x बराबर आ जाएगा 90। अगर y निकालना है तो दोनों को घटा दीजिए, 4 और 9 4 94 आ गया, तो y बराबर बटे 2 कर दीजिए, y बराबर आ जाएगा 2 8 16, सॉरी 2 चौको 8, 2 7 14, y बराबर आ गया 47। तो आंसर क्या आ जाएगा, 90 और 47। 90 47 किसी ऑप्शन में है, 90 47 हमारा आंसर, खत्म। अगला प्रश्न 12 नंबर, एक 6 मीटर ऊंचा खंभा, समझिए कि एक 6 मीटर ऊंचा खंभा 2√3 मीटर लंबी परछाई मैदान पर डालता है। सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, सूर्य किस उन्नयन कोण पर है, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। का उन्नयन कोण बताइए, कह रहा है एक 6 मीटर ऊंचा खंबा है जो परछाई डालता है यहां से यहां तक 2√3, ठीक, और ये कोण बताना है, कितनी कोण बना रहा है, ठीक। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार 6 बटे 2√3। अब अगर ये कट जाएगा, बराबर आएगा 3/√3, √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए पर ऊपर नीचे, ये कट जाएगा, बराबर आ जाएगा √3। तो tan थीटा बराबर √3, इसका tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3। हमारा आंसर जाएगा, कितने कोण बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है, और हमारा आंसर जाएगा 60 डिग्री। और आगे बढ़ जाएंगे, अगला क्वेश्चन 12 तथा 18 का तृतीय समानुपाती बताएं। देखिए आपको ये समझना चाहिए, ऐसे प्रश्न पेपर में आपके पूछे जाते हैं। ये मान लीजिए संख्या 12 तथा 18 है, ठीक है, तृतीय समानुपाती बताना है। तो अगर हमें a और b दे रखा है, ठीक है, मध्य समानुपाती बताना है, क्या मध्य समानुपाती बताना है, तो आ जाएगा √AB, √AB, ठीक। अगर तृतीय समानुपाती पूछा है b²/a, तृतीय समानुपाती पूछा है तो b का मान दे रखा है 18 गुणे 18 बटे 12, 2 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 2 9 18, 9 3 27 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, देखिए 12 और 18 तृतीय समानुपाती बताना है। तो करा जितना जितना इसका इससे अनुपात है उससे उसका इसका अनुपात होना चाहिए x का, ये तृतीय समानुपाती होता है। तो आप क्या करें, पास का पास से मल्टीप्लाई, दूर का दूर से मल्टीप्लाई, आपका आंसर हो जाएगा। अगर मध्य समानुपाती होता, अगर यही पूछा जाता मध्य समानुपाती 12 18 होता, ठीक, तो मध्य समानुपाती कह रहा है तो 12 इसका समानुपात x से, वही अनुपात जो होगा x का किससे, 18 से। तो यहां से हो जाता x² बराबर 12 गुणे 18, x बराबर हो जाता √ देखिए 12 गुणे 18 बराबर AB, ठीक। इस तरह से अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मध्य समानुपाती पूछ लिया है तो √ 16 गुणे 9, 16 9 में 144, बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर आपका, 12 आ जाएगा, और आपका आंसर ये भी खत्म। जो चीज समझ में ना आया करे आप लोग पूछ लिया करिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें पूछ सकते हैं कि ये प्रश्न हमें समझ नहीं आया है, तो दोबारा दूसरे वीडियो में आपको बताने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, किस राशि पर 6% वार्षिक CI की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा हो तो आपको क्या लगाना है, CI माइनस SI इज इक्वल टू PR² अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक। आपको इस तरह प्रश्न सॉल्व करना है। तो आपको 72 दे रखा है, क्या P पूछा है, R कितना है 6 गुणे 6 बटे 100 गुणे 100, ठीक है, 6
6 कट जाएगा, 36 6 36 दूनी 72, P बराबर आ जाएगा 20,000 आपका आंसर। ठीक, इसका मतलब 20,000 रुपए की राशि पर 6% की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 आएगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो भी हम आपको बता सकते हैं कि प्रश्न का आंसर कैसे निकाला जा सकता है। अगर 3 साल का है तो उसका एक अलग फार्मूला हो जाएगा। इससे अच्छा हमें चीजें पता होनी चाहिए, कि बेसिक भी पता होना चाहिए। किसी राशि पर माना राशि, क्या हम माना राशि 100 रुपया हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना राशि 100 है, माना राशि 100 है। तो 100 रुपए पर 6% की दर से सीआई कितना मिलता, 6 रुपया मिलता। अगले साल भी 6 मिलता, प्लस 6 का क्या मिलता, ब्याज मिलता। तो 6 का 6% 0.6। ठीक, अब देखिए पहले साल का और पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो ये दे रखा है ये साधारण ब्याज है, और अगर इस पूरे को जोड़ दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो अंतर कितने का है, 0.36 का है, बराबर 72 के। एक बराबर 72 दूनी 0, एक बराबर 200 आ गया। तो राशि क्या माना था, 100, 100 गुणे 200 बराबर आ गया 20,000। आपका ये भी आंसर खत्म। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना क्या करें। हमारे चैनल के साथ जुड़े, हर तरीके के प्रश्न, हर तरीके की क्लास आपके साथ चल रही है और ये आपके लिए चल रही है। ये हमारा पर्सनल चैनल नहीं है, आप सबका चैनल है, सब कुछ फ्री है। तो आप लोग पढ़ें, अच्छी अच्छी चीजें दे रखी हैं। बस ये है कि हाँ, आप लोगों को लगता है कि चैनल में सब्सक्राइबर कम है, तो आपको हो सकता लगता हो कि कम अच्छा पढ़ा जा रहा है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहे हैं। और मैथ की क्लास चल रही है, जीएस की क्लास चल रही है, यूपी स्पेशल क्लास चल रही है। तो सभी आप क्लास अटेंड करें और एंजॉय करें, पढ़ाई करें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।